नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद साइंस। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 7 परिवहन एवं संचार, कक्षा 12। हम आपको पढ़ा रहे हैं मानव भूगोल के सिद्धांत, जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है, और उसका आज 7वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं परिवहन संचार। और परिवहन संचार का इस चैप्टर का ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे केवल स्थल परिवहन यानी सड़कों की। शुरू करते हैं। परिवहन परिभाषा की बात करें तो परिवहन का मतलब होता है वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया। बहुत सामान्य सी बात है, वस्तुओं को व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रियाओं का कहते हैं परिवहन कहते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गई है। बहुत सरल सी बात है, यदि आपको 5 या 6 किलोमीटर भी जाना होगा तो निश्चित रूप से दोपहिया या चौपहिया वाहन का इस्तेमाल आप करते हैं, यानी परिवहन आपकी महती आवश्यकता बन चुकी है। इसके बिना आपके दैनिक क्रियाकलाप भी बाधित हो जाते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्थल, जल और वायु। स्थल में सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन आ जाता है। जल में सागरीय, महासागरीय, अंतरस्थलीय परिवहन आ जाता है। और वायु परिवहन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन आ जाता है। एक करके बात करेंगे। परिवहन के मुख्य साधन भूमि, जल, वायु और पाइपलाइन है। ठीक है, ये अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय, ठीक है, इन दोनों शब्दों में अंतर है। एक अंतर क्षेत्रीय है, अंतर क्षेत्रीय, अंतर यानी क्षेत्र के अंदर, और दूसरा है एक अंतर क्षेत्रीय। ठीक है, प्रत्येक जो परिवहन का साधन है उन केवल पाइपलाइनों को छोड़ करके यात्रियों और सामान दोनों का वहन करता है। पाइपलाइनों को छोड़ दें क्योंकि पाइपलाइन व्यक्तियों का, यात्रियों का परिवहन नहीं करता, केवल सामान का परिवहन करता है। अन्यथा सभी परिवहन के साधन जो होते हैं वो यात्रियों और सामान का परिवहन करते हैं। एक छोटी सी लाइन आती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या परिवहन जाल क्या होता है। साफ लिखा हुआ है, कई स्थानों पर एक पैटर्न बनाने के लिए मार्गों की श्रृंखला से जुड़ते हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। आप अपने इस चित्र में देख सकते हैं, कई प्रकार की सड़कें आकर कई जगह पे मिल रही हैं, और ये जो मिलान बिंदु है इनको नोड कहा जाता है। कि पिछले अध्याय में भी हम नोड पढ़े थे हमने, योजक कड़ी या नोड। ठीक है, और इस प्रकार से नोड बनने से एक ट्रांसपोर्ट का, ये रेलवे लाइन हो सकती है, ये सड़क परिवहन हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये एक प्रकार का जाल सा बन जाता है जिसे परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, स्थल परिवहन की बात करेंगे पहले। इसमें भूमि, सड़कों, पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। पहले मनुष्य स्वयं पालकी कह सकते हैं, डोली कह सकते हैं, आदि का खुद स्वयं ही खींचते थे, यानी स्वयं वाहन करता था। बाद में खच्चरों, घोड़ों, ऊँटों जैसे जानवरों का उपयोग किया जाता था। आज भी हमको घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, कल्सर गाड़ी मिल जाती है। उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और वारसंगों का इस्तेमाल किया जाता था। एक गाड़ी होकर हुआ करती है बर्फ में, जिसको स्लेज गाड़ी कहते हैं, जिसको वारसंगों द्वारा, रेंडियर्स द्वारा, कुत्तों द्वारा खींचा जाता है। भारत में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता रहा है। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद, क्या बताया हमने, भाप के आविष्कार, इंजन के आविष्कार के बाद, जो स्टूडेंट्स थोड़ा साइंस में दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ पर भाप के इंजन के बारे में थोड़ी और डिटेल जान सकते हैं। यदि किसी को जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में भाप का इंजन लिख दें, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद क्रांति आई, जिसने आंतरिक दहन इंजनों को, सेल्फ इग्निस्टेड इंजन होते, आविष्कार के बाद रेलवे और रोडवेज की शुरुआत की। आपके इस स्क्रीन पर भूमि परिवहन यानी स्थल परिवहन के 4 रूप दे रखे हैं, जिसमें ये सड़क परिवहन है, ये रेलवे परिवहन है, ये केबल परिवहन है, केबल यानी तार के द्वारा, इसको रोपवे कहा जाता है। रोपवे, रोप मान रस्सी होती है, रोपवे रस्सी पे, वे मान मार्ग, और ये पाइपलाइन। केवल पाइपलाइन को छोड़कर इन तीनों ही प्रक्रियाओं में, इन तीनों ही परिवहन के प्रकारों में यात्रियों सामान दोनों का परिवहन किया जाता है, और पाइपलाइन में केवल सामान का परिवहन किया जाता है। ठीक है, रोपवे जो होते हैं, आप स्क्रीन पे तो देख पा रहे हैं, ये जो रोपवे है, ठीक है, ये वाला चित्र है। रोपवे जो होते हैं कहाँ बनाए जाते हैं, प्राय खड़ी ढलान, खड़ी पहाड़ी जो होती है, ढलान होती है, खाड़ियाँ होती है, या फिर खाने होती हैं, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं संभव है।
या फिर रेलवे लाइन नहीं की जा सकती है। चले नेक्स्ट बात करते हैं सड़कों की। आज इस वीडियो में हम केवल सड़कों के बारे में बात करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत एक पेज पे समटाने का प्रयास किया गया है, बहुत छोटा छोटा दे रखा है, लेकिन यदि उन छोटी छोटी लाइनों के अंदर में कहता रहता हूँ आपको बच्चों की लाइन क्या लिखी हुई इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन के बीच में क्या लिखा हुआ है, लाइन क्या आपको बताना चाह रही है वो है महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट बिटवीन द लाइन्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको बहुत सारी जानकारी दे करके जाएंगी। सड़कें कम दूरी के लिए सबसे अधिक किफायती होती हैं और उसकी डोर टू डोर सेवा कारण माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। कम दूरी के लिए मान के चले आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है तो वहाँ के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त होगा। आप रेलवे की बजाय सड़क परिवहन को उपयुक्त समझिए, क्योंकि इतनी कम दूरी के लिए सड़क यातायात सस्ता पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, रेलवे के यातायात या वायु यातायात किसी भी प्रकार का यातायात आपके डोर टू डोर यानी घर के दरवाजे पे दरवाजे सेवा नहीं दे सकता। सड़क आपके घर के आगे से निकल सकती है, ठीक है। धातुग्रस्त सड़कें, धातुग्रस्त सड़क बहुत से देशों में धातुग्रस्त सड़कें होती हैं, ठीक है, धातुओं से बनी हुई सभी मौसमों के लिए होती है। जबकि असिंचित सड़कें यानी असिंचित का मतलब होता है जिन पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी जिन पर वर्षा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे डाबर की सड़क होती है, सीसी सीमेंट सड़क होती है, वो बरसात के प्रभाव कारण टूट जाती हैं। उनका निर्माण सभी मौसमों के लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। भारी बारिश और बाढ़ दोनों सड़कों का स्तर करते, दोनों सड़कें चाहे वो धातुग्रस्त हो चाहे असंचित सड़कें हों। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में सड़कों की गुणवत्ता, निर्माण और रखरखाव बेहतर है, क्योंकि इसके लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। विकसित देश जिनकी जीडीपी बहुत उच्च है, जिनके पास आर्थिक संपत्ति बहुत अधिक है, उनके यहाँ सड़कों का विकास बहुत बेहतर होता है। जैसे यूरोप की बात करें, पश्चिमी यूरोप की बात कर ले, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर ले, चाहे जापान की बात कर ले, चाहे चीन की बात कर ले, ऐसे कुछ विकसित देश है जहाँ पर सड़क परिवहन बहुत ही सुव्यवस्थित है, क्योंकि वहाँ उनके पास धन संपदा यानी जीडीपी उनकी बहुत अच्छी है, उनके पास संपत्ति अत्यधिक है, विकसित देश है, तो उनके रखरखाव पर जो खर्चा होता है वो उसको वहन कर सकते हैं। विकासशील देशों में ऐसा कम हो पाता है। हम भारत की बात कर सकते हैं, हम आए दिन ये देखते रहते हैं कि हमारी सड़कें निर्माण के कुछ समय पश्चात इनमें गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पैचेस लगाए जाते हैं, और एक बार बनने के बाद सड़कें जो होती हैं वो लंबे कई कई वर्षों तक नहीं बन पाती हैं। बनी हुई सड़क 2-4-5 साल चलती है, उसके बाद टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा देश विकसित श्रेणी में नहीं है, हम विकासशील देश है, विकसित की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सड़कों के घनत्व की। घनत्व आप समझ चुके होंगे, पहले हम जनसंख्या घनत्व की बात की थी हमने, घनत्व शब्दों में पहले कई बार समझा चुका हूँ। सड़कों की घनत्व आ गया, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या हमने कहा था घनत्व की परिभाषा होती है। यहाँ सड़कों की बात हो रही है, तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में जो सड़कों की लंबाई होती है उस सड़कों घनत्व कर सकते हैं। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, अब 1 को 100 कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, तो 100 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई होती है वही उसका घनत्व होता है। सर्वाधिक घनत्व जो कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। दुनिया की कुल मीटर योग्य सड़कें जो हैं, ठीक है, वाहन योग्य कह सकते हैं इसको, जिन पर चला जा सके, ऐसी सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है, 15 मिलियन 150 लाख किलोमीटर ही है मात्र, जिसमें से उत्तरी अमेरिका में लगभग 33% हिस्सा है। इसको लगभग 45 लाख किलोमीटर माना सकता है, यानी विश्व की कुल सड़कों का 33% तो अकेले अमेरिका में ही है। हालांकि पश्चिमी यूरोप भी इस मामले में उच्च स्थान रखता है, लेकिन पश्चिमी यूरोप की तुलना में अमेरिका में वाहनों की संख्या के साथ साथ उच्चतम सड़क घनत्व भी दर्ज किया गया है। कौन से महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका में। क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप सड़कों के विकास की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, हम कहेंगे उत्तर अमेरिका। पूछा जाए कि सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे, उत्तर अमेरिका। वाहनों की संख्या दृष्टि में भी उत्तर अमेरिका पश्चिमी यूरोप को छोड़ चुका है, ठीक है। यातायात प्रवाह की बात करें, ये ताल का हमारे सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे देख सकते हैं। यातायात प्रवाह क्या होता है, यह सड़कों पर यातायात को संदर्भ करता है जो हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से बढ़ गया है। ये भाषा मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से योग्य लेने का प्रयास किया है, मैं आप इसको बहुत सरल भाषा में शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सड़क नेटवर्क यातायात की मांग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए भीड़ होती है। एक बहुत सरल सी बात समझाना चाहूंगा, प्रति वर्ष वाहनों की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि प्रति वर्ष सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, जिसके कारण सड़कों पे वाहनों की संख्या अधिक होने से यातायात प्रवाह ज्यादा हो जाता है, जिससे
सड़कों पर जाम लगने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। इसी को यातायात प्रवाह कहते हैं, यानी यातायात का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ या कहें कि विकसित होने की राह में, जैसे कि उत्तर अमेरिका में विकसित देश है, वहाँ वाहनों की संख्या ज्यादा है, ऐसे ही जैसे जैसे देश विकसित हो जाते हैं, कोई प्रदेश विकसित हो जाता है, वहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ती जाती है। और सरल सी बात है, यदि आज से हम 20 साल पहले चले जाएं तो किसी गांव में हर घर में बाइक नहीं मिलती थी, मोटरसाइकिल नहीं मिलती थी, और आज हर घर में कम से कम एक नहीं तो 2 या 4 मोटरसाइकिल्स मिल जाती है। हर गाँव में आज से 20 साल पहले बात बोले, गाड़ी यानी 4 व्हीलर मिलना बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आजकल गाँव में ईजिली 10-20 आपको वाहन मिल जाते हैं। तो निश्चित रूप से सड़कों पर यातायात का प्रभाव बढ़ रहा है। बात करेंगे महामार्ग की, ये हमारा पूरा वीडियो इसी पर फोकस रहेगा। हाईवेज, ठीक है, हाईवे ये इनको उच्च मार्ग भी कह सकते हैं, इनको महामार्ग भी कह सकते हैं, इनको राजमार्ग भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। महामार्ग वे सड़क, पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती हैं, दूर स्थित स्थानों पर। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ भरतपुर क्षेत्र में, वहाँ के आसपास एक NH-21 जो आगरा से बीकानेर के लिए हाईवे जाता है, जिसको आगरा जयपुर रोड भी कहते हैं, क्योंकि जयपुर से होकर के निकलता है। ये क्या है? हाईवे है। हमने कहा ना NH-21, NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी कह सकते हैं इसको। महामार्गों की विशेषताएं क्या होती हैं? महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। यदि मार्ग में कोई गांव या कस्बा या कुछ ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहां से वाहन के लिए अपनी गति को धीमा करना पड़े, तो उस क्षेत्र में फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं। फ्लाईओवर, जैसे भरतपुर क्षेत्र के आसपास की बात करें तो NH-21 आगरा से बीकानेर पर जाए तो बहुत सारे फ्लाईओवर पड़ते हैं, चाहे वो लदावी फ्लाईओवर हो, चाहे सेवर फ्लाईओवर हो, ठीक है, चाहे मौलवी फ्लाईओवर हो, चाहे अमोली फ्लाईओवर हो, चाहे आगे चले जाए। तो ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में आप थोड़ा सा अपनी दृष्टि घुमाएं, अपना दिमाग में मंथन करें, तो आपके आसपास जो हाईवे होते हैं उन पर आपको इजीली फ्लाईओवर मिल जाएंगे। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती है, पक्की बात है, हाईवे पे कोई लाल बत्ती नहीं होती, ठीक है। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त होती है, यानी कोई भी इन पर क्या नहीं लगे, गति अवरोधक नहीं लगे रहते, ठीक है। ब्रेकर होते हैं ना, ऊंचे से बना देते हैं, उनको गति अवरोधक कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। और ये कई लेन वाली होती है, कई लेन, कई 6 लेन, कई 4 लेन, कई 8 लेन, इस प्रकार की लेन होती है। इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट चीजें, विशेषताएं आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। ये सड़कें देशों के प्रमुख नगरों और पत्तनों, पत्तन मतलब बंदरगाह, बंदरगाह आप सब लोग जानते होंगे, और हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बंदरगाह तटीय प्रदेशों में वे क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, मालवाहक जहाज आकर रुकते हैं और सामान जहाँ उतारा जाता है। जैसे बस ट्रक रोके रखने के लिए बस स्टैंड या ट्रक स्टैंड होता है, रेल के रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा होता है, ऐसे ही पानी के जहाजों के लिए बंदरगाह होता है, इसको पत्तन कहा जाता है, ठीक है। ये देश के प्रमुख सड़कों, नगरों और पत्तनों को मिलाते हैं कौन? हाईवे, ठीक है। इन सड़कों के किनारे पर रेलिंग लगी होती है, रेलिंग लगी होती है ताकि इनको क्रॉस नहीं किया सके, कोई आवारा पशु से प्रवेश ना कर जाए, लापरवाही से इधर उधर से कोई वाहन ना प्रवेश कर जाए, ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना कम हो सके, यातायात निर्बाध गति से चलता रहे। ये इसकी महामार्गों की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले विश्व के कुछ प्रमुख महामार्गों की। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में विश्व के कुछ महामार्ग दे रखे, उनमें केवल एक एक दो लाइनें लिखी हुई हैं। उन एक एक दोनों लाइनों को पकड़ने के लिए, इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिया है, और वो डिटेल केवल समझने के लिए ताकि आपके दिमाग में इसकी छवि बन जाए। देखें, सबसे पहले हम अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। इस अमेरिका में दोनों ही आ रहे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, की बात हम सम्मिलित रूप से करेंगे। तो पहले हम अमेरिका महाद्वीप में जो महामार्ग उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। अब आपको यहाँ में ट्रांस शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रांस, जहां भी ट्रांस आए, ट्रांस, इसको हिंदी में कहते हैं पार, पार, पार। ट्रांस के बाद जो शब्द आएगा, जैसे ट्रांस के आधार है कनेडियन, तो पार कनेडियन यानी पूरे कनाडा को पार करने वाला महामार्ग। ट्रांस साइबेरियन, पूरे साइबेरिया को पार करने वाला महामार्ग। ट्रांस अफ्रीकन, पूरे अफ्रीका को पार करने वाला महामार्ग, ठीक है। तो ट्रांस कनेडियन का मतलब है ऐसा महामार्ग जो पूरे के पूरे कनाडा को पार करने की क्षमता रखता है, पूरे कनाडा के आर पार है, ठीक है।
देखें ये महामार्ग किस प्रकार से, कनाडा के पश्चिमी तट, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं, आपके मोबाइल जो आपने पकड़ा हुआ है, आपका जो दायां हाथ है वो आपकी पूर्व दिशा है और बायां हाथ आपका पश्चिम दिशा है। समझ गए? जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो दिशा ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से जब भी एग्जाम बैठे तब भी आपके दाएं हाथ की तरफ होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ होती है पश्चिम दिशा। सिर की ओर होता है उत्तर और पैरों की ओर होता है दक्षिण। यानी नक्शे में नीचे होगा दक्षिण, ऊपर होगा उत्तर, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। दाईं तरफ होगा ईस्ट यानी पूरब और बाईं तरफ होगा पश्चिम यानी वेस्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वेस्ट में क्या करा, कनाडा के पश्चिमी तट, ये कनाडा है, ये पूरा जो येलो कलर में दिख रहा है ये कनाडा है, कनाडा। ठीक है, कनाडा हमने जब विश्व की जनसंख्या पढ़ी थी, ठीक है, उससे पहले मैंने आपको शायद देशों के बारे में थोड़ा बहुत समझाया हो, विश्व देशों के बारे में। तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है कनाडा, रूस के बाद। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं साहब। तो इस कनाडा के पश्चिमी तट, ये इसका पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, स्टेट, राज्य है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से। तो इसका पश्चिमी तट पर एक स्टेट है, कौन सा है, क्या कह रहा है ये, ब्रिटिश कोलंबिया। देखें नक्शे में ये ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ पे ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये गोल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लंबा। इसमें एक स्थान है क्या, वैंकूवर, ये लिखा हुआ है, ये वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित सेंट जोन, ये देखो सेंट जोन लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है, JOHN लिखा हुआ है, सेंट जोन। ये सेंट जोन कहाँ पे है, ये सेंट जोन है, इधर एक स्टेट है न्यू फाउंडलैंड। कौन सा स्टेट है, देखो ये देखो, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो ये न्यू फाउंडलैंड राज्य है, प्रांत है, इस न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन नगर से जोड़ता है। क्लियर है बात? दोबारा समझेंगे। पश्चिमी तट पर कौन सा है, वैंकूवर, और पूर्वी तट पर कौन सा है, सेंट जोन। ये मैंने इसलिए बनाया आपको समझने के लिए। ठीक है, पश्चिमी तट पर वैंकूवर, और पूर्वी तट पर सेंट जोन। अब यहाँ छोटी छोटी चीजें बनती है, डिटेलिंग हम समझेंगे, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे बात है। हम यदि थोड़ा सा विश्व के नक्शे को, मैंने आपसे पहले कहा था कि यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के विद्यार्थी, तो आपके पास एटलस का होना बहुत जरूरी है। और जिन विद्यार्थियों के पास एटलस है वो निश्चित रूप से उन्होंने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का नक्शा भी देखा होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पूरा कनाडा इसका हिस्सा है। इसके पूरब में यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और उसके पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ठीक है, प्रशांत महासागर के कौन से, सॉरी, अटलांटिक महासागर के कौन से तट से मिलता है। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कनाडा का तो ये पश्चिमी तट है, लेकिन अटलांटिक ओशियन का कौन सा तट है बच्चों, ये इस दिशा में चल रहा है, यानी बाईं तरफ चल रहा है। कौन सा दिशा है, पूर्वी तट। तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जोन को प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट, प्रशांत महासागर का पश्चिमी है और कनाडा का कौन सा है, पूर्वी है, तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है, एक चीज ये हुई। एक और डिटेलिंग में समझा रहा हूं आपको। आप इस महामार्ग को देखें, रेड कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है नीचे, ये वाली लाइन, ये सीमा है किसकी, नीचे उत्तर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर ये कनाडा है। यहां लिख देता हूं, ये है कनाडा और नीचे है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो कनाडा के पूरे उत्तरी भाग को छोड़ दें, ये महामार्ग कहां के गुजर रहा है, कनाडा के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरता है। पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि कंपटीशन एग्जाम पूछ लिया जाता है कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कनाडा के कौन से भाग से होकर के गुजरता है। तो कनाडा के दक्षिणी भाग से गुजरता है और कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित, कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित सेंट जोन को कनाडा के पश्चिमी भाग पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। और महत्वपूर्ण चीज कि भाई ये महामार्ग यहाँ क्यों बनाया गया, पहली चीज, और दूसरी कि महामार्ग की और क्या
विशेषता हो सकती है। तो हम बात करें, देखो बच्चों, राजमार्ग या महामार्ग वहां बनाए जाते हैं। हमने औद्योगिक प्रदेशों की बात की थी, तो हमने कहा था औद्योगिक प्रदेशों के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से जहां औद्योगिक प्रदेश विकसित होते हैं, ठीक है, हमने जनसंख्या की बात की थी, जनसंख्या को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वहां भी परिवहन आया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से जहां जनसंख्या अधिक होती है वहां भी परिवहन सुदृढ़ होना चाहिए। तो कनाडा का उत्तरी भाग जनशून्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास कम है क्योंकि अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, जबकि अधिकांश जनसंख्या यहाँ की कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी प्रदेश में, इस दक्षिणी प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा, अभी मैंने कहा औद्योगिक प्रदेश की बात करें, महत्वपूर्ण नगरों की बात करें, तो आपने कई बार कुछ नगरों के नाम सुने होंगे जिनसे प्रमुख नगर यहाँ पे मौजूद है। देखें, सेंट जोन के बाद, ठीक है, सेंट जोन के बाद देखो सर, यहाँ देखते हैं हम लोग ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी, बिल्कुल दक्षिणी भाग में, ठीक है। और देखते जाओ बहुत बहुत मुख्य शहर, विनीपेग, गेहूं की बहुत बड़ी मंडी, फिर रेजिना, ठीक है, कैलगरी, ठीक है, और विक्टोरिया, ये बड़े बड़े शहर हैं कनाडा के। और इसके साथ ही यह अमेरिका की, या हम कहें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील के पास से होकर गुजर रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश, ये ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स समझ रहे हो, अमेरिका महाद्वीप की महान झील है, उस झील के प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण महामार्ग है। आगे बात करते हैं, अमेरिका महाद्वीप का एक दूसरा महामार्ग है अलास्का राजमार्ग। अलास्का राजमार्ग, अलास्का एक देश है बच्चों, ये यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन के इस तरफ है कनाडा और इस तरफ है अलास्का। अच्छा, अलास्का के बारे में बताना चाहूँगा, अलास्का अभी भी किसके अंडर में है, यूएसए के। अलास्का यूएसए का ही हिस्सा है, लेकिन यूएसए से सीमा नहीं लग रही है इसकी, ठीक है। अलास्का में एक स्थान है एंकरेज, ये रहा, ठीक है, ये एंकरेज है यहाँ पे। और कनाडा का एक शहर है एडमंटन। इन दोनों शहरों को मिलाने वाला ये जो मार्ग है, इसको कहा जाता है अलास्का राजमार्ग। क्लियर है? अलास्का में कौन सा स्थान है, एंकरेज, और कनाडा में कौन सा स्थान है, एडमंटन। इन दोनों को मिलाता है कौन सा, अलास्का राजमार्ग। अब बात करते हैं अमेरिका के एक और राजमार्ग की, पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन हाईवे। ये महामार्ग अभी कैसा है, निर्माणाधीन है, यानी पूरा निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इसके अधिकांश भाग का निर्माण हो चुका है। ये एक ऐसा महामार्ग है जो बनने के बाद विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर अमेरिका में अलास्का से प्रारंभ होता है, ठीक है, और उत्तर अमेरिका, कनाडा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, और दक्षिण अमेरिका में अंत में चिली, अर्जेंटीना तक पहुंचता है। दोबारा समझेंगे, इसके द्वारा कौन कौन से देशों को जोड़ा, महाद्वीपों को जोड़ा जा रहा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इनके बीच में क्या है, ये सेंट्रल अमेरिका है, मध्य अमेरिका, जिसमें आपका मैक्सिको आता है, होंडुरास आता है, ग्वाटेमाला आता है, कोस्टारिका आता है, बहुत सारे देश यहाँ आते हैं। इनको जोड़ने का कार्य, इन तीन द्वीपों को, महाद्वीप, दो महाद्वीप है और ये बीच में महाद्वीपी प्रदेश ही है, लैटिन अमेरिकी देश, इन सबको जोड़ने का कार्य करता है। इसको हम कह रहे हैं क्या, इसको हमने कहा पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे जो संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, मैक्सिको को, मध्य अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। ये जाता है यहाँ नीचे चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर है, वहां तक पहुंचता है, ठीक है। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश इसमें आते हैं। हमने कहा कनाडा आया, संयुक्त राज्य अमेरिका आया, मैक्सिको आया, उसके बाद यहाँ पे आता है, बड़े देश आते हैं जैसे ब्राजील आया, अर्जेंटीना, चिली, इन देशों को जोड़ने का काम करता है पैन अमेरिकन हाईवे। अब बात करते हैं यूरोप के सड़क महामार्ग की। अमेरिका के बाद नंबर 2 पे जो सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है और विकसित जो क्षेत्र है वो है यूरोप। औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे अधिक विकास भी यही हुआ है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ भी यही हुआ था। यूरोप के सड़क मार्ग देखें भाई, यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों सुविकसित जाल पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि उत्तर अमेरिका में भी यही चीज है और वही लगभग यूरोप में है, लेकिन उत्तर अमेरिका के बाद आता है यूरोप का नंबर। वाहनों की विशाल संख्या है, महामार्ग सुविकसित हैं, ठीक है।
रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश। जब हम विश्व का नक्शा देखते हैं तो उसमें रूस जो आता है उसमें एक पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत। यूराल के पश्चिम यानी आपके बाईं तरफ, आपके बाईं तरफ यूरोप महाद्वीप है, रूस का कुछ हिस्सा है। तो पश्चिम प्रदेश में ये औद्योगिक प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? औद्योगिक प्रदेश है ये। ठीक है। महामार्गों के अत्यधिक संजाल का विकास हुआ है जिसकी धुरी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी भी यूराल के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और जितने भी परिवहन जाल विकसित हुए उनका मुख्य केंद्र क्या है? धुरी का मतलब मुख्य केंद्र, उसके आसपास ही सड़क महामार्गों का विकास हुआ है, वो क्या है? मॉस्को है बच्चों। ठीक है। इसके प्रमुख महामार्ग है मॉस्को व्लादिवोस्टॉक। मॉस्को व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को रूस की राजधानी है। ठीक है। और व्लादिवोस्टॉक रूस के पूर्व में स्थित, एकदम पूर्वी तट पे, रूस के पूर्वी तट पे और उधर प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर है व्लादिवोस्टॉक। ये जो महामार्ग है पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। पूर्व में स्थित प्रदेश, क्योंकि वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पे उद्योग धंधे नहीं है, विकसित नहीं है, मालों का उत्पादन नहीं होता है, द्वितीय क्रियाकलाप कम होते हैं, इसलिए पश्चिमी जो क्षेत्र है, यूराल के पश्चिम में जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक प्रदेश है, वहां से उत्पादित माल, ठीक है, उसको पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है इस महामार्ग के द्वारा। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं जितने की रेल मार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इतने बड़े देश में सड़कों से लंबी दूरी तय करना दुष्कर है, कठिन है, और खर्चा भी अधिक आता है। इसलिए यहाँ पे सड़क महामार्गों की तुलना में रेलवे मार्ग जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। अभी बात करते हैं मॉस्को, जो व्लादिवोस्टॉक महामार्ग है, इसके पश्चिमी भाग में, पश्चिमी रूस के पश्चिमी भाग में मॉस्को इसका सेंटर, और पूर्वी भाग में किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्टॉक को। देखते हैं साहब एक मैप पे, देखें आप बच्चों, ये रूस है हमारा, ये रूस है, विश्व का सबसे बड़ा देश, अपने आप में महाद्वीप की तरह है ये। ठीक है। यहां होकर के यूराल पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत यहां होकर के, ठीक है, यहां से तो यूराल के पश्चिम में, यूराल के इधर पश्चिमी आता है ना बच्चों, वेस्ट, और इधर क्या आता है? ईस्ट। यूराल के पश्चिम में ये हुआ मॉस्को, और मॉस्को से ये हाईवे चला और कहां पहुंचा? रूस के पूर्वी तट पे स्थित व्लादिवोस्टॉक पे पहुंचा। ठीक है। कुछ प्रमुख शहर भी आते हैं मार्ग में, ठीक है, पर्न, यक्सबर्ग, ओमास्क, इर्कुत्स्क, ये, और ठीक है, इनके बारे में और भी बात करेंगे हम जब रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पढ़ेंगे। तो हमने बताया ये जो महामार्ग है ये इसका क्या कार्य है, इसका कार्य बताया हमने, महत्व बताया कि साहब ये महामार्ग रूस के इस पूर्वी भाग में जहां औद्योगिक प्रदेशों की, औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कम है, इस पूर्वी भाग की सेवा करता है, पश्चिमी भाग से। यहां से उत्पाद आते इस क्षेत्र से, ठीक है, उत्पादित वस्तुएं इस क्षेत्र में पहुंचाई जाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देखने का प्रयास करें हम, तो देखें उत्तरी पूरा यूरोप खाली, रूस पूरा खाली पड़ा है, यहाँ कोई इतना बड़ा महामार्ग नहीं है। ये व्लादिवोस्टॉक जो मार्ग है, मॉस्को व्लादिवोस्टॉक, ये रूस के कौन से हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में, रूस के दक्षिणी हिस्से में। ये महामार्ग एक पर्वत श्रृंखला को पार करता है, जिसे यूराल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। यूराल के पश्चिम में मॉस्को है, मॉस्को अधिकांश महामार्गों की धुरी है। ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो याद करने वाली बात है। ठीक है। अब बात करते हैं एशिया के महामार्गों की। एशिया में सबसे विकसित देश चीन, तो चीन से शुरुआत करते हैं। चीन के महामार्ग, चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते देश में क्रिसक्रॉस करते हैं। क्रिसक्रॉस समझ गए आप? एक सड़क ऐसे गई, एक सड़क ऐसे गई, एक सड़क ये भी हो सकती है, एक सड़क ये भी हो सकती है, ये क्रिसक्रॉस। ठीक है। टिकटॉक आपने खेला हो तो क्रिसक्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए सांसो कहाँ पे? वियतनाम सीमा के समीप। ठीक है। सांसो वियतनाम सीमा के समीप है, चीन के पश्चिमी भाग, सॉरी, चीन के पूर्वी भाग में देश है वियतनाम, वहां से। संघाई जो मध्य चीन में आ गया, ग्वांगझो चीन के दक्षिण में, और बीजिंग उत्तर में को परस्पर जोड़ता है। ठीक है। यानी इसने चारों दिशाएं जोड़ने का काम कर दिया इस क्रिसक्रॉस रोड से, यानी कि चीन के रोड। एक नवीनतम महामार्ग विकसित हो रहा है जो तिब्बती क्षेत्र में,
क्योंकि तिब्बत पर इस समय चीन का कब्जा है। तिब्बती क्षेत्र में चेगड़ू को लासा से जोड़ता है, जिसका डायग्राम मैंने आपको नीचे दिखाया। एक दिन का दृश्य, एक रात का दृश्य है। ठीक है, ये ऊबड़ खाबड़ सड़कों बनाई गई हैं। आप लोग वीडियो वगैरह देखते होंगे, मोबाइल वगैरह देखते होंगे, आप पाते होंगे कि चीन सड़कों के निर्माण में इस समय विश्व में विकसित जो देश है ना उनको ही पछाड़ रहा है। हो सकता है सड़कों का घनत्व कम हो सकता है सड़कों की लंबाई कम हो, लेकिन चीन जो दुर्गम क्षेत्रों से भी इतनी उच्चतम गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण कर रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के महामार्गों की। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ये जो लिखा हुआ है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिखा हुआ है, ये इसकी संख्या भी बदल चुकी है, जो नीचे मैंने बताया हुआ है आपको। ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ये किसी समय हमारे देश का सबसे बड़ा राजमार्ग था, जो वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है को कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है से जोड़ता है। ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार है। वर्तमान में ये जो आंकड़ा है बदल चुका है। अगली लाइन लिखी हुई है स्वर्णिम चतुर्भुज, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको यही करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो वाराणसी से कानपुर जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय महामार्ग है, नेशनल हाईवे है। एक कुछ और भी है, वो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रेंटियल, आप देखेंगे अगले पेज पे। अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा, द्रुत मार्ग एक्सप्रेस वे जो होते हैं, जैसे मुंबई जयपुर एक्सप्रेस वे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है, द्वारा प्रमुख महानगरों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ा गया है। ये मैंने नोट लगा के आपको बता दिया है कि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के रूप में जाने जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग अब NH-44 हो गया है, इसका नाम भी बदल गया है। भारत में सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये 3745 किलोमीटर लंबा है। उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। बहुत से बच्चों दिमाग में आ रही है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी नहीं है इतनी, तो है वो तो 3200 के आसपास कुछ है, लेकिन इतना लंबा कैसे? क्योंकि सड़कें एकदम सीधी तो नहीं होती है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में आप मंथन करें। देखें अगले पेज पे, ये NH-7 जो पुरानी सिलेबस के अनुसार है, ये रहा आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी से चलकर ये मार्ग कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणतम हिस्से में कन्याकुमारी। ये रहा आपका कन्याकुमारी, दिख रहा है आपको? कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी ये रहा, और यहाँ पे ये वाराणसी। ये NH-7, ठीक है, ये लिखा हुआ NH-7। ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति है साहब कि ये अब NH-7 नहीं रहा, अब ये हो गया NH-44। ठीक है, आप देखने का प्रयास करें, ये हो गया इसका नाम NH-44। NH-44 ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है साहब, देखो एक मिनट, ये ठीक है, अब ठीक है। ये जाता है उत्तर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ये पेन ले लेता हूँ मैं, ये रहा जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर के, और दक्षिण में कहाँ तक जाता है? ये रहा, देखते जाएं आप लोग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद ये आगरा से होकर निकल रहा है, आगरा उत्तर प्रदेश में आ गया, फरीदाबाद होकर के, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, फिर ये महाराष्ट्र में प्रवेश किया, नागपुर, ठीक है, आदिलाबाद तेलंगाना में प्रवेश कर गया, इसके बाद हैदराबाद से होकर कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गया कुर्नूल, उसके बाद ये कर्नाटक में बेंगलुरु से होते हैं कृष्णगिरी, ये प्रवेश कर गया किसमें? तमिलनाडु में, सलेम और मदुरई होते हुए कहाँ पहुँच गए? कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक है, मेजर सिटी दिखाई हुई है ब्लू डॉट से। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों? आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जूम करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रेंट्रियल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज की, जो आपको इसमें लाल रंग से दिखाई दे रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का कार्य इसने प्रारंभ किया था। दिल्ली, दिल्ली से पहुंचा मुंबई, मुंबई से गया चेन्नई, चेन्नई से गया कोलकाता, कोलकाता से गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से गया मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से गई कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। आपको गाना याद आ रहा होगा, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई, क्या क्या वो गाना है ना, फिर बिना मिला सजना। हाँ, तो आप इसको ऐसे गाना बना के भी याद कर सकते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का काम करता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्लियर बच्चों? चलो और देखते हैं और क्या बना हुआ है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने का कार्य करता है। ये ग्रीन लाइन है, ये मिल गई आपके स्वर्णिम चतुर्भुज से मिल गई दिल्ली तक। दिल्ली के बाद यहाँ से ये आ गई यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज, फिर मिल गई और फिर चले गई ये कन्याकुमारी तक। और फिर क्या है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कांडला बंदरगाह से इधर यहाँ पे, और ये चला गया असम के सिलचर तक, सॉरी पोरबंदर से। पोरबंदर क्या है, याद है क्या? महात्मा गांधी जी, बिल्कुल। पोरबंदर भी एक बंदरगाह है, यहाँ से लेकर के और सिलचर तक ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, उत्तर पश्चिम कॉरिडोर है। ठीक है बच्चों, इसको आप जूम करके, सॉरी थोड़ा सा सही हटा लेते हैं इसमें से एक बार। ठीक है, अब इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये कोष्टक में जो लिखे हुए हैं ये क्या है? इनके नंबर है। NH 1A 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 1 आ गया, 3 आ गया, 23 आ गया, ये 26 आ गया, फिर 7 हो गया। ठीक है, ये इनके नंबर है। क्लियर है बच्चों? ये हुए नेशनल हाईवेज। और उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका। एशिया के बाद पहुंच गए अफ्रीका। अफ्रीका के में एक महामार्ग है जो उत्तर अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका के देशों से जोड़ता है। इसका डायग्राम अगले पेज पे। पहले यहाँ जो डायग्राम दे रखा है इसमें बताया गया कि अल्जीयर्स, ये अल्जीरिया है, ये रहा अल्जीरिया, लिखा हुआ ना अल्जीरिया, ये ऐसे गया, सॉरी बच्चों, ये ट्यूनीशिया आ गया यहाँ पे तो। ठीक है, ट्यूनीशिया देश है। अल्जीरिया में अल्जीयर्स है। अल्जीयर्स को गुआना से किससे जोड़ता है? कोनाक्री, कोनाक्री। ये नीचे गुआना, ऊपर सेनेगल है। ठीक है, आप देखेंगे विश्व के नक्शे को, अफ्रीका के नक्शे को, तो आपको और आसानी समझ में आ गया। जब आप वीडियो को देख रहे हो, उसका रिवाइज कर रहे हो, तो आप अपने साथ विश्व का मैप भी रखें ताकि आपके दिमाग में इनकी छवि फिक्स हो जाए। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। दूसरा है क्या? दूसरा है आपका ट्रांस अफ्रीकन हाईवे भी कहते हैं इसको, ट्रांस अफ्रीकन, क्योंकि पूरे अफ्रीका को पार कर रहा है। इसको कैरो केप टाउन महामार्ग भी कहा जाता है। क्या? कैरो केप टाउन, क्योंकि कैरो यानी काहिरा कहते थे पहले, इसको आज वर्तमान में कैरो कहते हैं। मिस्र की राजधानी है, मिस्र यानी अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में देश है दक्षिण अफ्रीका, उसकी राजधानी केप टाउन, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। आप नक्शे पे देखें तो ये कैरो है, इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी है, यहाँ से चला ऐसे ऐसे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पे, पूर्वी दिशा में होकर के चला ऐसे, और लगभग 8-9 देशों से गुजरता है और केप टाउन में पहुंच गया। हम देशों की संख्या भी कह सकते, कोई बड़ी बात नहीं। इजिप्ट से शुरू हुआ कैरो से, उसके बाद आया ये सूडान में खार्तूम, उसके बाद आया खार्तूम राजधानी सूडान की, उसके बाद आया ये इथोपिया में अदीस अबाबा इसकी राजधानी इथोपिया की, उसके बाद आया बच्चों केनिया, केनिया की राजधानी नैरोबी, तंजानिया दोदोमा, ठीक है, फिर आया ये जाम्बिया में ये लुसाका, ठीक है, फिर आया जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे राजधानी के बगल से गुजरता है लेकिन राजधानी हरारे के लिए हाईवे जा रहा है इससे, ठीक है, फिर आया ये बोत्सवाना गैब्रोने, और उसके बाद अफ्रीका में आ गया, अफ्रीका में हरारे उससे होती थी ये अफ्रीका की राजधानी केप टाउन तक पहुंच गया। अब आप इसकी संख्या काउंट करके देख सकते हैं कितने महामार्ग कितने देशों से गुजर रहा है। क्लियर है बच्चों? ये हुआ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा महामार्ग। अभी ये पूर्ण रूप से बना नहीं है क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये कार्य निर्माणाधीन है, अभी अनपेव्ड है, पक्की सड़कें नहीं है, यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं। और सर्वाधिक समस्या सूडान में आती है, सूडान में, क्योंकि सूडान अभी सूडान नहीं रहा है, इसके दो हिस्से हो गए, उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान, ठीक है, और सूडान अस्थिर देशों में से है। इसी प्रकार स्थिति इथोपिया की भी है, तंजाना की भी है। ये बात की चीज़ें हैं जब हम
कभी मौका मिला हम अफ्रीका महाद्वीपों की बात करें तब की बात है। फिलहाल के लिए आप इतना समझें, केप टाउन से लेकर के कैरो से लेकर के केप टाउन तक उत्तरी भाग में क्या है, उत्तरी भाग में है कैरो मिस्र की राजधानी, और दक्षिणी में क्या है, केप टाउन। इन दोनों देश शहरों को जोड़ने वाला महामार्ग है कैरो केप टाउन महामार्ग। इसको ट्रांस अफ्रीकन, जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग भी कहा जाता है। ये रहा ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग, ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग। क्लियर है बच्चों। एक छोटी चीज और है यहाँ पे, सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती माने कि देशों की सीमाओं के आसपास जो सड़कें बनाई जाती है। किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मैंने एक भारत का ही एक ये डायग्राम लिया है, चित्र दिया हुआ है, इसमें अपनी सेना का वाहन भी दिख रहा होगा आपका। ये सड़क बनी हुई है हमारे देश में। सड़क सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन। ठीक है, ये बनाता है हमारे यहाँ की सीमावर्ती सड़कें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। परिवहन एवं संचार का पहला हिस्सा हम करा चुके हैं, स्थल परिवहन। आगे हम बात करेंगे रेल परिवहन और जल परिवहन की। ठीक है, तब तक बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ज्योग्राफी विद साइंस। ठीक है, मैं रणधीर सर आपका इस भूगोल के सफर में आपका साथी हूँ। निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे ही बच्चों आप लोग वीडियो देख लें, आप वीडियो देखने के पश्चात मुझे नोट्स लिखें, मैं आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको नोट सेंड करूंगा। कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।